वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला, सबको पढ़ाने वाला, सब कुछ पढ़ाने वाला। और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। एक बच्चा लिखता भी है कमेंट में, हेलो हमारे घर के मास्टर। ऑब्वियसली यार, तुम्हारे घर का मास्टर हूं, तुम्हारे घर में बैठ के तुमको पढ़ा रहा हूं, तो और क्या चाहिए यार। चिल, अपना मास्टर तो मैं तुम्हारा हूं ही। तुम मुझसे कभी भी कुछ भी बात कर सकते हो, कैसे भी डिस्कशन कर सकते हो। अपनापन की तो बात ही अलग होती है। चल आजा शुरू करते हैं आज लेक्चर नंबर 6, रोटेशनल मोशन। 6 ही होना यार, 5 6। हाँ ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 की बात करते हैं यार। तो क्या कह रहा था मैं आपसे। हाँ, बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं यार, सभी कुछ पढ़ चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट रोटेशनल मोशन में। आज तो बस हम उसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखेंगे कि और क्या हो सकता है भैया इसमें। हाँ, एंगुलर इंपल्स हमारे कल वाले लेक्चर से एक टॉपिक रहेगा, तो उसको उठाएंगे। ठीक है, सबसे पहले किसको उठाएंगे? एंगुलर इंपल्स को। कुछ लास्ट ईयर के सवाल उठा के लाएंगे, कुछ लास्ट ईयर के सवाल उठा के लाएंगे, देखेंगे कि यार हमने जो पढ़ा कहीं अप्लाई भी हो रहा है, कुछ फायदा भी हुआ है या सब बर्बादी है। और उसके बाद हम देखेंगे कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन, पहिए का घूमना और चलना साथ साथ। समझ में आई बात? तो ये वाली बात हम डिस्कस करेंगे यार आज। तो क्या लाइन है यार वो हमारी? हाँ, तुम्हारे भाई की क्लास है, चौड़े होके बैठना, टाइट होके बैठना यार, एकदम मस्त। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाने शुरू करो। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये तो ऑब्जेक्टिव मैं तुमको बता ही चुका हूं। इस सवाल पे गोला फेंक के मारो यार। ये सवाल मतलब देखना, 2011 में पूछा गया ये सवाल है, कुछ इसमें है। देखो जरा सा, पॉज करके सवाल को पढ़ो, पॉज करो, रिज्यूम करो। तो भाई देखो, इस सवाल में क्या दे रखा है। एक रॉड है एल लेंथ की और एम मास की, रॉड है एल लेंथ की और एम मास की रॉड, और इसको घुमाया जा रहा है, मेरे लाल मेरे पीले, मिड पॉइंट से एल बाई कहां है, पासिंग थ्रू हाँ हाँ हाँ, यहां से, यहां इसका एक्सिस है, इसके अबाउट इसको घुमाया जा रहा है। समझ में आई बात? और अगर इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो तुमको जो मिलेगा वो है आई नॉट। समझ रही हो गुड़िया बेटी? इधर देखो, इधर से अगर घुमाएंगे तो आपको मिलेगा आई नॉट, और इसके अबाउट आपको निकालना है। बच्चों ने कहा बस इतनी सी बात, खल्लास। तो अगर आई नॉट की हम बात करें, आई नॉट विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12, एम एल स्क्वायर बाय 12। और अगर आई रिक्वायर्ड की बात करें, क्या यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज हो जाएगी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू आई नॉट प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4। सर ये कैसे लिखा तू? एम डी स्क्वायर बेटे, एल बाय 2 का स्क्वायर। जितना जियो, जितना काम करो, मस्त करो, बाकी तो सब क्या ही है यार। मस्त रहो, बिंदास रहो यार, बाकी तो दुनिया है ही तुम्हें डिमोरलाइज करने को, तुम पर शक करने को। तुम मजे करो बे, आओ। एम एल स्क्वायर बाय 4, इनको जब मैं जोड़ी, इनको जब मैं, ओहो इतना तो करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तुम्हारा आंसर आ गया है, ये तो हमारा आंसर आ गया है भाई। मर जा। आई रिक्वायर्ड, तो यार बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हो, ऑप्शन को लगाते हैं टिक। देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगर आप इसको और एक्सपेंड करना चाहो, देन यू कैन एक्सपैंड इन दिस वे, बट देयर इज नो नीड टू एक्सपैंड बारी, देयर इज नो नीड टू एक्सपैंड। व्हाई? आई नॉट जो दे रखा है उसी की टर्म में आंसर दे रखा है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है AIPMT 2012, यानी कि मेडिकल की दुनिया का 2012 में पूछा गया सवाल। करिए पॉज, करिए सॉल्व। देखो देखो, अरे मैंने कहा देखो, यार ये जो O पॉइंट है ना, सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल,
then you can easily observe that the distance of this point O from A, B line, B, C line, A, C line is same D, 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 समझे? तो अब इधर कौन सी फोरस है, इधर कौन सी फोरस है, ये रही F3, F3 लगी है इधर की तरफ, तो जो F3 है इसका टॉर्क कैसे आएगा, जुप जाक जुप अंदर की तरफ। F2 का टॉर्क कहाँ आएगा, F2 कहाँ लगी है, F2 लगी है इधर, और F1 कहाँ लगी है, तो F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर। ध्यान दो मेरी इस बात पे कि सिर्फ और सिर्फ उसने कहा, क्या कहा, सवाल पढ़ लिया होगा शायद, इतनी इतनी तो उम्मीद करता हूं बस तुमसे, और कुछ बहुत थोड़ी, कि टोटल टॉर्क कितना है, इज जीरो, टोटल टॉर्क कितना है, दिस इज जीरो, टोटल टॉर्क कितना है, दिस इज जीरो। तो टोटल टॉर्क जीरो लिखा जाना है और आंसर निकालना है कि रिलेशन क्या होगा। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, यार ये सारा डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ कैन बी रिटन एज, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ कैन बी रिटन एज, देख यार, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो F3 इंटू डी, F3 इंटू डी, डी अंदर की तरफ है, ये कहाँ है, अंदर की तरफ, और उसके बाद यहाँ पर बात करो F2 इंटू डी, ये कहाँ है, बाहर की तरफ, और उसके बाद एक और इसके अंदर ऐड करो F1 इंटू डी, रा 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 रा, डी वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर, ये भी कहाँ आया, बाहर की तरफ, प्लस F1 इंटू डी, ये भी कहाँ आया, बाहर की तरफ आया, तो बिंदी पर गोला लगा दीजिए। अब ये होनी चाहिए जीरो, तो ये वाला माइनस के साथ बाकी दो प्लस के साथ लिख दो, ये वाला लिख दो माइनस के साथ, बाकी दो लिख दो प्लस के साथ, तो आपको ये पता लगेगा, और ये होना चाहिए जीरो, इसका सम क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो देख लो, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर जीरो इज इक्वल टू -F3 -F3D प्लस F2D प्लस F1D। आंसर आपके सामने है, शायद आंसर आपके सामने है, कौन सा है, कौन सा है, ऑप्शन F3 के बारे में पूछा था कि F3 क्या होनी चाहिए, कि F1 प्लस F2 के इक्वल होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, दैट इज F3 must be equal to F1 plus F2। समझे बेटे? बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पॉज करके कुछ देखना हो, नोट करना हो, सब्र करना हो, कर लो। चलो भाई, ऐसा सवाल भी हमने तुम्हें करा रखा है, 2021 का सवाल है, 2021, 2021। पॉज करके सवाल खुद से सॉल्व करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन बात है, मतलब तुम हीरो हो भाई। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, दिस इज अ रॉड, दिस इज अ रॉड, रॉड रॉड है, और यहाँ पे ज़ीरो है, ये ज़ीरो मान रखा है, और यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर एक मास लटका हुआ है 2 kg का नीचे की तरफ। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है जी, नीचे की तरफ 2G फोर्सेस का मतलब, मैंने कहा बिल्कुल। और यहाँ पर एक वो लगा रखा है उसको रोकने के लिए, सी सॉ टाइप से बना रखा है उसको, क्या बना रखा है, सी सॉ टाइप से बना रखा है। तो हमने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है, तो ये सीसॉ टाइप से बना रखा है इसको यहाँ पे होल्ड करने के लिए। और दूसरी बात, मेरी बात समझो, कि एक एम मास लटका हुआ है कहाँ, 160 सेंटीमीटर पे, एम मास लटका हुआ है कहाँ, 160 सेंटीमीटर पे,
तो ये कितना फोर्स नीचे लग रहा होगा, नीचे फोर्स लग रहा होगा M/G। समझे? और बस अब ये डिस्टेंसेस को ही देखना है। इसको मैं कह रहा हूँ A, इसको मैं कह दिया B। और एक और फोर्स है यहाँ पे यार, एक और फोर्स है, देर इज अनदर फोर्स, देर इज अनदर फोर्स विच इज मास ऑफ रॉड। यार देख, 500 ग्राम की रॉड दे रखी है, कितने ग्राम की रॉड दे रखी है, 500 ग्राम की रॉड। तो यार यहाँ पे 0.5 जी भी आएगा क्या, 0.5 इंटू जी भी आएगा। ठीक है, और ये क्या कह दो, इसको सी पॉइंट कह दो, सी 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 डी 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 डी। अब ओ ए कितना है, ओ ए कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है ओ ए कितना है, 20 सेंटीमीटर। ओ बी कितना है, अच्छा मैं बी के अबाउट टॉर्क बैलेंस करूंगा ना, बी के अबाउट टॉर्क बैलेंस करूंगा। तो इसको देख ले यार, ये कितना है। अब ये ही तू समझ जाए तो बस, ये थोड़ा सा मैं तेजी में लिख रहा हूँ, देख ये कितना है, 20 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का 40 है, ये 20 है, ये 20 है, और ये 40 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा सर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर। फिर ये बी और सी, ये कितना होगा, ये होगा 10 सेंटीमीटर। क्यों, ना ना, पूरी रॉड कितने की है, rod of length 5 सौभाग्य 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter under unknown mass m is suspended from the rod at 160 centimeter as shown in the figure. Find the value of m such that the rod is in equilibrium, such that the rod is in equilibrium. तो यार ये 200 सेंटीमीटर दे रखी है, ये दे रखा है 200 सेंटीमीटर। रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है, 200 सेंटीमीटर, मुझे दिख ही नहीं रही थी। तो 0.5 जी, 200 है। तो यहाँ से ये तो कितना था भाई, यहाँ से यहाँ तक 200 है, तो 100 सेंटीमीटर होगा ये। यहाँ से 100 है, यहाँ से कितना है, 100 सेंटीमीटर। तू सुन रहा है मेरी बात, मैं तुझे क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये मार्क कर रहा हूं मैं, ध्यान से देख, कि यहाँ मिड पॉइंट से नीचे लग रहा होगा MG। ध्यान से सुन, तो ये कितना है, 100, 100 में से 40 चला गया तो ये कितना बचेगा, 60 सेंटीमीटर। तो ये कितना आएगा, ए बी 20 सेंटीमीटर और बी और सी कितना है, 60 सेंटीमीटर। और बी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, बी से डी तक का डिस्टेंस 160 माइनस 40 दैट इज 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बी के अबाउट टॉर्क बैलेंस करनी है। बी के अबाउट क्या करनी है, टॉर्क बैलेंस करनी है, दैट्स इट। तो बी के अबाउट टॉर्क बैलेंस करके आपको क्या मिलेगा, एम मिल जाएगा। टॉर्क नेट जीरो है, उसने कहा इक्विलिब्रियम, उसने वर्ड बोल दिया इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम उसने जैसे ही वर्ड बोला, आपको समझ में आना चाहिए कि टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो। तो मैं बी के अबाउट टॉर्क जीरो करूंगा, बी के अबाउट टॉर्क जीरो करने से मुझे क्या फायदा होगा, बी वाली फोर्स, बी कितना नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है उसको, बी पॉइंट पे उसको क्या फोर्स मिल रही है, उसकी मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो बी के अबाउट जब हम टॉर्क लिखेंगे, टॉर्क अबाउट बी कितना आएगा, 2G इंटू 20 सेंटीमीटर। सर मीटर में कन्वर्ट करके लिख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, चल तू मर मत। मैं 0.2 मीटर, यार बहुत घिचपिच हो जाएगी, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट बी, एक तो वहां पे क्या था, कहाँ भाग गया ये, हम्म
हाँ जी। तो एक सेकेंड। हाँ जी। तो यहाँ पे लिखो टॉर्क बी। तो लिखो फटाफट से, कितना आएगा? 2G इंटू 0.2 मीटर। ठीक है जी। और ये कहाँ आएगी? बी के अबाउट जब टॉर्क लिख रहे हैं, आर वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, ये कहाँ आई? बाहर की तरफ। ये कहाँ आएगी जी? बाहर की तरफ। उसके बाद 0.5G की टॉर्क कहाँ आएगी? अंदर की तरफ। तो प्लस 0.5G इंटू ये कितना डिस्टेंस है? 60। तो 0.6 मीटर, और इसके ऊपर कहाँ? कांटे पर गोला। समझ में आई बात? क्योंकि ये इनटू द प्लेन है। फिर उसके बाद mg, इस वाले mg की टॉर्क कहाँ जाएगी? इस वाले mg की टॉर्क कहाँ जाएगी? mg, और ये कितना डिस्टेंस है? 120, यानी कि 1.2 मीटर। और ये कहाँ है? ये भी है अंदर की तरफ। तो ये सब कुल मिला के किसकी इक्वल होनी चाहिए थी? ये कुल मिला के इक्वल होनी चाहिए जीरो के, क्योंकि ये कैसे है? इक्विलिब्रियम में है। समझ में आई बात आपको? तो कुछ नहीं, इसको लिखो प्लस के साथ, इसको लिखो माइनस के साथ, इसको लिखो माइनस के साथ, और ये उधर जाके दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस का। तो 2G 0.2 विल बी इक्वल टू 0.5G 0.6, ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। mg 1.2। ठीक है। g से g को काट दो पहले। ठीक है भैया, g से g को काटो। g g g। यहाँ से m को सॉल्व करके आपको क्या मिल रहा है ज़रा बताओ? क्या मिल रहा है? ये हुआ कितना? 0.4। और उधर से कितना आएगा? -0.03। 0.3 आएगा, -0.3। और नीचे कितना आ जाएगा? 1.2। तो 0.1/1.2, दैट इज m विल बी इक्वल टू, m विल बी इक्वल टू, बताओ बताओ बताओ, 1/12। आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन है? देखते हैं। हाँ जी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आया क्या? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आओ चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। पॉज करके इसको देखो यार फटाफट से, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पॉज करके इसको चेक कर लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो हमसे बात कर लो। नेक्स्ट चल रहे हैं आगे। इस वाले सवाल को देखो। ये वाला सवाल वैसे तुम्ही को करना चाहिए, इसमें मेरे कराने का कुछ है नहीं। इसमें मेरे कराने का कुछ भी नहीं है। एक आर वेक्टर दे रखा है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। यहाँ पे कुछ एरर हो गई थी। ठीक है, मॉड्यूल का ही सवाल है आपके, मॉड्यूल से उठाया मैं। चलो बढ़िया, बेहतरीन। तो यार यहाँ पर देखो सवाल में क्या दे रखा है। कुछ नहीं भैया, एक दे रखी है उसने एफ वेक्टर, एक दे रखा है उसने आर वेक्टर। एफ वेक्टर कितना है? एफ वेक्टर कितना है बोलो? एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3 J कैप न्यूटन। और फिर क्या आया? आर वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 K कैप न्यूटन। 2 K कैप न्यूटन। और उसके बाद आप टॉर्क की बात कर रहे हो, तो टॉर्क वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आर वेक्टर दे रखा है, मतलब एक सिंपल एक क्रॉस प्रोडक्ट है यार। सिंपल क्या है? एक क्रॉस प्रोडक्ट है। कर दो इसको फटाफट से, क्या आएगा? टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू 2 K कैप क्रॉस 3 J कैप। तो ये कितना आया? -6 I कैप न्यूटन मीटर। क्योंकि के कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? -I कैप। के कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? -I कैप। तो ये क्या आया? -6
आई कैप न्यूटन मीटर। समझे बाबा? आंसर है कब आया? 2020 में आया, 2020 में आया। इतना खुदू सा सवाल, समझ में आया? चलो पॉज करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो यार ये क्या है। 2016 में पूछा गया सवाल एनर्जी का। कल हमने डिस्कशन किया था कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी किसी भी रिजिड बॉडी की जो लिखी जाती है, एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल की बात चल रही है। तो रोटेशनल की बात अगर चल रही है तो बाबा क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ में आई क्या बात? तो यहां पर एक स्फेयर है और एक सिलेंडर है। स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? आई ऑफ स्फेयर, आई ऑफ स्फेयर कितना होगा? 2/5। सॉलिड है, सॉलिड है बोला उसने, सॉलिड स्फेयर। उसने बोला है आपको सॉलिड स्फेयर और उसने बोला है आपको सॉलिड सिलेंडर। इन दो को कंपैरिजन हो रहा है, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो स्फेयर का जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने पहुंचे तो क्या आएगा? 2/5 mr²। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो अलग बात हो गई, समझे? ये तो क्या हो गया? इसका फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी का। और यहाँ पे हम इसकी किसकी बात कर रहे हैं? स्फेयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सब बच्चों के मुंह से जवाब निकल रहा है कि कितना है? mr²/2 है। कितना है? mr²/2। इन दो को पुट करो। और एक और बात, ये ओमेगा जो स्फेयर की है ना, ओमेगा ऑफ स्फेयर, ओमेगा ऑफ स्फेयर अगर ओमेगा है तो ओमेगा ऑफ सॉलिड सिलेंडर पता कितनी है? पढ़ो सवाल में, सब कुछ सवाल में दे रखा है रे। 2 ओमेगा दे रखा है, मतलब स्फेयर से डबल है उसकी। तो इन दोनों को पुट करो, ये एक सेट है और ये एक सेट है। इन दोनों की पुटिंग करके आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या आंसर आया? कमेंट बताना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट योर आंसर। चलो कमेंट योर आंसर, पुट करो। एनर्जी का रेशियो निकाल लो, यही तो निकालना है। एनर्जी का रेशियो यही तो निकालना है। ये मुझे तो आंसर समझ में अभी आ गया, लेकिन तुम करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। समझ रहे हो बात को? एनर्जीज को कंपेयर करना है, करो भाई, तुम करना अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बढ़िया यार, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, एंगुलर इम्पल्स वाले को। आओ। हाँ जी, तो एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स ये बिल्कुल वही है इम्पल्स। बहुत बड़ी फोर्स अगर बहुत छोटे टाइम के लिए आके लग जाती है, मतलब फोर्स का वेरिएशन आपको कुछ ऐसा मिलता है कि आप बहुत कम टाइम में एक बड़ी फोर्स का आना हुआ और फिर जाना हुआ, मतलब आप उस फोर्स का एनालिसिस नहीं कर सकते उस छोटे से टाइम इंटरवल के बीच में। आप सिर्फ उसके आफ्टर इफेक्ट एंड बिफोर इफेक्ट स्टडी कर सकते हो, तब हम बात करते हैं इम्पल्स की। और अगर आपको ध्यान हो कि इम्पल्स वहां पर जो थी वो क्या थी? नेट चेंज इन मोमेंटम। फोर्स का आना, थोड़े टाइम के लिए लगना और चले जाना, वो सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम में कुछ एक बदलाव करती थी और चली जाती थी। तो फोर्स के आने से पहले का जो मोमेंटम था हम उसको देख लेते थे, फोर्स के आने के बाद जो मोमेंटम है हम उसको देख लेते थे। उन दोनों का डिफरेंस लेते थे तो वही इंपैक्ट होता था उस फोर्स का उस छोटे से टाइम के बीच में। तो अगर तुम्हें ध्यान हो तो उसका हम डिफरेंस ले लेते थे, डिफरेंस लेने के बाद हमें क्या मिलता था? नेट चेंज इन मोमेंटम, दैट इज व्हाट इंपल्स इज। और यहां पर भी वही है,
टॉर्क आए बहुत झटके से, बहुत झटके से, मतलब एक ऐसे समझो कि पेंडुलम लटका है और कोई आई ऐसे, बुलेट आ गई, बुलेट, गोली, गोली चलते हुए आई और इसके अंदर धंस गई, तो क्या एकदम से इंपल्स आएगी, इसको घुमा देगी, तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा। तो यहां पर भी वही बात है, इट इज डिफाइंड एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। बस फोर्स की जगह क्या लगा दिया हमने, टॉर्क लगा दिया। अगर टॉर्क टी एक्ट कर रही है, वहां पे क्या था, वहां पे आप क्या लिखते थे, एफ वेक्टर डॉट डी टी डी टी, एफ वेक्टर डॉट डी टी। तो आपको क्या मिल जाता, इंटीग्रेट करते थे आप इसको किसी t1 टाइम से लेके t2 टाइम तक, तो आपको क्या मिलती थी, इंपल्स। ये क्या है, एंगुलर इंपल्स। यहां पे टॉर्क वेक्टर डॉट dt का इंटीग्रेशन चल रहा है, समझ में आई बात, टॉर्क वेक्टर डॉट dt का इंटीग्रेशन चल रहा है, और यहां पर जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज j वेक्टर, एंगुलर इंपल्स। समझ में आई बात, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। ये तो क्या है, इम्पल्स है, नॉर्मल इम्पल्स जो है हमारी लीनियर ऑब्जेक्ट के केस में। समझे, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की गई है कि एक टॉर्क लगी बॉडी पर, हेलो, अरे रे रे, एक टॉर्क लगी बॉडी पर t1 टाइम से लेके t2 टाइम तक, और उसके बाद वो फिर टॉर्क चली गई, तो इतने टाइम में क्या हुआ, इतने टाइम में क्या हुआ, कुछ नहीं, बस इतना एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्या है, टॉर्क होती है dl बाई डी टी, टॉर्क होती है dl बाई डी टी। तो टॉर्क क्या हो गई, समझो बात को ध्यान से देखो, लो मैं दिखा देते, इधर देखो कि टॉर्क क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये तो हम कल देख के गए हैं कि एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज होता है, एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज होता है पर यूनिट टाइम, वही क्या है, टॉर्क है। तो यहां से टॉर्क डॉट डी टी आपको क्या देगा, स्मॉल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा किसी t1 टाइम से t2 टाइम तक, तो यहां पर भी L1 से लेके L2 तक कुछ होगा, तो ये क्या आएगा, डेल्टा L, क्या आएगा, डेल्टा L। वही लिखा है यहाँ पे L2 माइनस L1, L2 वेक्टर माइनस L1 वेक्टर। तो ये है नेट चेंज इन मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स क्या है, नेट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। जैसे वहां पे इंपल्स होती थी नेट चेंज इन मोमेंटम, यहां पे एंगुलर इंपल्स क्या होगी, नेट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू नेट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो लिखा भी है यहाँ पे, एंगुलर इंपल्स ऑफ टॉ इज इक्वल टू नेट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। समझ में आई बात आपको, तो एंगुलर इंपल्स ही है, क्या है ये, एंगुलर इंपल्स ही है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी भैया। नेट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बाबा। तो ये क्या है, जे वेक्टर, जे वेक्टर मतलब नेट एंगुलर मोमेंटम, नेट एंगुलर इंपल्स जो होगी वो क्या है, नेट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, ये वाली बात आप समझ जाएं तो बस बढ़िया है, इतने ही इसमें काम की बात है। जैसे कि एक छोटा सा सवाल है, पॉज करके कुछ देखना चाहो देख लो, L2 माइनस L1, ठीक है, L फाइनल माइनस L इनिशियल, L फाइनल माइनस L इनिशियल, ठीक है, L फाइनल माइनस L इनिशियल। इसको देखो, ये बहुत ही वाहियात सा सवाल है, बहुत ही बेसिक है। टॉर्क बतानी है, तो टॉर्क हम अभी अभी देख के आए कि टॉर्क क्या है, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू L फाइनल माइनस L इनिशियल डिवाइडेड बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल। कहने का मतलब डेल्टा L वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो 8L माइनस L, और कितनी देर में हो गया ये काम, 2 सेकेंड में। तो कितना आया टॉर्क, 7L बाई 2 दैट इज 3.5L, और टॉर्क है तो न्यूटन मीटर। बहुत ही बेसिक सी बात, बहुत बेसिक सी बात, कुछ भी नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन बाबा।
जो हमने एंगुलर इम्पल्स पढ़ी उसके बेसिस पे आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूं। तो ये देखो, पॉज करके पढ़ो क्या लिखा है। कह रहा है हर 4 सेकंड में 3 kg/मीटर स्क्वायर सेकंड की इम्पल्स आती है। समझ में आई बात? बोलो। ठीक है, तो अभी क्या है, 4 सेकंड के बाद आ रही है। इनिशियली कैसा है, इट रिसीव्स एन एंगुलर मोमेंटम फॉलोड इज व्हाट इज एंगुलर, हाँ जी। तो टी इक्वल टू जीरो पे जब कुछ दिया ही नहीं उसने, फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस दे रखा है, उसने रिसीव करी इम्पल्स। तो जब यहां से यहां तक हम बात करेंगे तो उसका बताना क्या है, ये अच्छा लिखा है रेस्ट पर है। इनिशियली, इनिशियली कैसा है, रेस्ट पर है। ठीक है जी। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, तो ध्यान दो, ध्यान दो, सिलेंडर का मास दे रखा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर आप लिख पाओगे क्या? सॉलिड कुछ ना बोले तो बाय डिफॉल्ट आपको सॉलिड ही मान लेना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, mr² / 2। ठीक है, 5 kg 0.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जो ये यहां 4 सेकंड में जो डेल्टा एल ये रिसीव करेगा वो इतना है, ये डेल्टा एल आफ्टर 4 सेकंड, डेल्टा एल मतलब उसके एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज आएगा आफ्टर एवरी 4 सेकंड वो कितना आएगा, 30, ये इम्पल्स के बराबर। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम में जितना नेट चेंज आएगा वो एंगुलर इम्पल्स के ही बराबर होगा। तो डेल्टा एल वेक्टर कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड ही देख रहे हैं हम फिलहाल, तो 30 kg/मीटर स्क्वायर और ये कितना होगा, आई ओमेगा। अगली बार अच्छा हम चेक कर लेते हैं ना कि कितना आएगा आफ्टर एवरी 4 सेकंड। हाँ जी, तो एक डेल्टा एल, फिर दूसरा डेल्टा एल, फिर तीसरा डेल्टा एल, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवेंथ वन। तो हर बार वो 4 सेकंड में एक इम्पल्स आती ही है और उसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज करके जाती ही है। तो हर बार जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा ना वो 30 का आया, 30 का डेल्टा एल। फिर यहां इन दोनों के बीच में तो कितना हो गया, जुड़ गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 जा 21, यानी कि 210 डेल्टा एल। ये शुरू से लेके आखिर तक कितना आया, ये डेल्टा एल किसके इक्वल आएगा, 210। 210 28 सेकंड तक की बात कर रहा हूं मैं। इसको अगर यहां पे 28 कर देंगे इसको, ठीक है, आप कंफ्यूज ना होना, वरना 2 सेकंड का और भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो कितना आ गया, 210 kg/मीटर स्क्वायर। समझे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो रखा, तो क्या ओमेगा नहीं निकाल पाओगे, निकाल पाओगे कि नहीं? तो 210 इज इक्वल टू 210 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.3 इंटू 0.3 mr² / 2 इंटू ओमेगा। उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो, कर दो फटाफट से, क्या करना है। तो 210 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 45 इंटू 2। क्या नीचे 90 लिख दें, बोलो? और यहाँ पे क्या है, ओमेगा। 90, 210 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10⁻³, 0 से 0 उड़ गया और ये कितना आ गया, 3 3 से 9, 7/3।
आंसर। पॉज करके देखो ये क्या हुआ है यहाँ पे, इसी को यूज किया है, ठीक है। जे वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एल वेक्टर, ठीक है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। बड़ी भाई 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 भाई, चलो आगे इसको पॉज करके देख लो ये क्या है। और भाई अभी बात शुरू होने वाली है कंबाइंड रोटेशनल मोशन, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन। पॉज करो पॉज करो पॉज करो पॉज करो भाई, पॉज करो। तो देखो यार, ये है कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब ये ऑब्जेक्ट देखो, अब दिख रहा होगा तुम्हें कि ये घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है। तो इसी को कहते हैं कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन। अगर ये ऐसा घूमे कि जितना, देखना ध्यान से सुने, कि ये जमीन पे रगड़ नहीं खा रहा है। जैसे एक तो रगड़ ये ऐसे खा सकता है, ध्यान से देखना, एक तो रगड़ ये ऐसे खा सकता है, ऐसे, कि आगे चले कम घूमे ज्यादा तब, और एक बार आगे ज्यादा चले और घूमे कम तब भी रगड़ खा रहा है। घूमे ज्यादा आगे चले कम तब भी रगड़ खाएगा। ध्यान से समझना मेरी बात, कुछ ऐसा है नहीं जिससे मैं इसको ऐसे पकड़ लूं होल्ड कर लूं। तो ऐसे चल रहा है अभी, तो जितना जितना घूम रहा है उतना ही आगे भी चल रहा है। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि घूम गया ज्यादा और आगे चला कम, घूम गया ज्यादा और आगे चला कम, वहीं एक ही पॉइंट पे रहकर वो घूम ज्यादा गया और आगे कम चला। इसको भी कहते हैं इम्प्योर रोलिंग। ये प्योर रोलिंग नहीं है। और आगे चले ज्यादा और घूमे कम तब भी वो प्योर रोलिंग नहीं है। प्योर रोलिंग किसे कहते हैं? कि जब बॉडी जमीन पर बिना रगड़ खाए घूमते हुए चलती रहे, बिना रगड़ खाए घूमते हुए चलती जाए, तो उस मोशन को कहते हैं प्योर रोलिंग। और घूमे भी चले भी तो ये क्या है? रोलिंग मोशन। समझ में आई बात? यही क्या है? रोलिंग मोशन है। बिना रगड़ खाए जितना घूमे उतना ही आगे चल जाए, तो इसे कहते हैं प्योर रोलिंग, इसे कहते हैं प्योर रोलिंग। समझ में आई बात? आगे क्या लिखा है तुम्हारे लिए, देखो। ये जो पॉइंट ए है, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूमे, अब तुम नीचे वाली एक टेप को देखना, नीचे वाली एक टेप को देखना, इस नीचे जो जमीन पे, इस पे हाथ पे टच हुई हुई है। अब इसको जब मैं ऐसे ऐसे घुमा के आगे लेके जा रहा हूं और ऊपर पहुंच गई, अब ये कहां पहुंच गई? ऊपर, यानी कि ये यहां पर है, यहां पर है ये। देखना ध्यान से, अब ये घूमना शुरू हुआ, घूमना शुरू हुआ, घूमना शुरू हुआ, और यहां पर कहां पहुंच गया? ये टॉप पे। और फिर इसके बाद फिर ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसे यहां पे आ गया। समझ में आई बात? ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट को देखना कि जब ये घूमा ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे आ गया नीचे, और जब ये ऐसे 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 घूम के गया तो यहाँ पे आ गया। तो ये एक पाथ फॉलो करता है, इस पाथ का नाम होता है साइक्लॉइड। क्या है इस पाथ का नाम? साइक्लॉइड। पढ़ो देखो मेरे साथ साथ, द पाथ ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी साइक्लॉइड। ग्राउंड पे बैठ के जब मैं, ग्राउंड पर बैठकर जब मैं इसको देखूंगा, जब ग्राउंड पे बैठकर मैं इसको देखूंगा, तो ये पूरा जो पाथ है, कर्व आपको जो दिखाई दे रहा है, वो क्या है? वो साइक्लॉइड है। क्या है? साइक्लॉइड, इस पाथ का नाम है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखूं, अगर मैं इसी पे बैठ के देखूं, बॉडी के ऊपर ही बैठ गया, बॉडी के ऊपर ही जाके बैठ गया सेंटर ऑफ मास पे, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पर बैठकर पॉइंट ए को देखूंगा, तो वो एक ही जगह पे, अगर मैं इसके सेंटर पे जाके बैठ जाऊंगा ना यहां पे, तो पॉइंट ए मुझे कैसा लगेगा? एक ही, मतलब ये मेरे, मैं तो आ गया रेस्ट पे, तो मेरे रेस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगा? प्योर रोटेशनल मोशन। जमीन पे खड़े होकर देखेंगे अगर ए पॉइंट को, तो ए ऐसे पाथ फॉलो करता हुआ गया। समझ में आई बात? और अगर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखेंगे तो ये एक ही जगह, बॉडी मेरे लिए रेस्ट पे आ गई लेकिन बॉडी घूम रही है, तो ये क्या है? रोटेशनल मोशन। ठीक है, प्योर रोटेशनल मोशन आएगा। जबकि सेंटर ऑफ मास चलता रहेगा, वो किसी स्पीड से तो चल रहा है, वी स्पीड से चल रहा है, वी स्पीड से चल रहा है, वी स्पीड से चल रहा है, ज्यादा ही ज्यादा ही ज्यादा, कम कम। तो ये इतना वी स्पीड से चल रहा है, वी स्पीड से चल रहा है, वी स्पीड से चल रहा है, वी स्पीड कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास, वो रोल्स रॉयस का जो बीच में, रिम के बीच में जो सिंबल होता है ना, आर आर ऐसे करके जो सिंबल होता है, वो सीधी वेलोसिटी से चला जा रहा है। समझ में आई बात?
वो पॉइंट जो है, जो सेंटर है, वो रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा है, वो लीनियर मोशन कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन। उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स है बॉडी पे, वो घूम भी रहे हैं और आगे भी चल रहे हैं, घूम भी रहे हैं और आगे भी चल रहे हैं, घूम भी रहे हैं और आगे भी चल रहे हैं। पॉज करके पढ़ लो, ये जो लिखा हुआ है समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो नीचे वाला जो पॉइंट है ये, इसके पास अब पूरी बॉडी के पास एक वेलोसिटी तो आगे हो गई v, 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 आगे भी चल रहा है ना, और एक वेलोसिटी कौन सी हो गई, अगर इस पॉइंट की बात करूं, ये r डिस्टेंस पर है और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो r ओमेगा और होगी उसके पास। तो अब हर पॉइंट के पास दो वेलोसिटी हैं, एक v आगे की तरफ और एक टेंजेंशियली r ओमेगा। इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं, अब देखना। अच्छा, एक बात और पढ़ लो, अगर हम रोलिंग मोशन को एनालाइज करें तो ट्रांसलेटरी मोशन को अलग से पढ़ेंगे, लिखा है वी डील विद ट्रांसलेशनल मोशन सेपरेटली। समझ में आई बात? ट्रांसलेशन मोशन को अलग से एनालाइज करते हैं और रोटेशनल मोशन को अलग से एनालाइज करते हैं, तो हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि दो चीजें क्या हैं, ये हो क्या रहा है। तो कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि आप ट्रांसलेशनल मोशन को अलग पढ़ो और रोटेशनल मोशन को अलग पढ़ो। तो अगर बॉडी को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन को पढ़ो। किसको पढ़ो? प्योर ट्रांसलेटरी मोशन को। और अगर बॉडी के ऊपर ही जाके बैठ जाओ सेंटर ऑफ मास पे, तो उसका सिर्फ प्योर रोटेशनल मोशन स्टडी करो। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। अभी तक हमने क्या क्या बातें डिस्कस करी कि भैया जब बॉडी घूमे भी और आगे भी चले, उसे हम क्या कहते हैं? रोलिंग मोशन कहते हैं। और बिना रगड़ खाए वो घूमे और चले, बिना रगड़ खाए, जमीन पे कोई रगड़ ना खाए उसका नीचे वाला पॉइंट, तो कैसा है वो? प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग है वो। समझ में आई बात आपको? ठीक है, प्योर रोलिंग। ठीक है, अब उसके बाद हमने कहा कि जो एक पॉइंट है वो ऐसा पाथ लेता है, उस पाथ का नाम है साइक्लॉइड। उस पाथ का नाम क्या है? साइक्लॉइड है। अगर आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ए का पाथ कैसा होगा? साइक्लॉइड होगा। लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ के देखो एक पॉइंट को बॉडी पे, तो प्योर सर्कुलर मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। ये वाली बात समझ में आ गई? तो यहां पर हमने कहा कि कंबाइन रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटरी मोशन को अगर एनालाइज करना हो तो सेपरेटली ट्रांसलेटरी को एनालाइज करो, सेपरेटली रोटेशनल मोशन को एनालाइज करो। ठीक है, इसमें भी कुछ समझाना है मुझे। ये 4 मीटर पर सेकंड नहीं है। ठीक है, सुनो मेरी बात। तो हमने डिवाइड कर दिया रोलिंग मोशन को दो पार्ट में, प्योर रोटेशनल और प्योर ट्रांसलेटरी। जब सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखेंगे तो प्योर रोटेशनल दिखेगा, चलेगा तो है ही नहीं, ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा जीरो। आप ग्राउंड पे बैठ के देखोगे बॉडी को तो आप उसका ट्रांसलेटरी मोशन स्टडी करोगे। ये सब इसलिए लिख के लाया ताकि आपको एक प्रॉपर नोट्स मिल जाए। बच्चे रोलिंग मोशन में बहुत परेशान होते हैं, उनको प्रॉपर नोट्स नहीं मिलते और दिक्कत मानते हैं वो। तो ये सब थ्योरी भी मैंने आपके लिए ऐड कर दी। तो अब हम स्पीड के लिए बात करते हैं भाई, पार्टिकल के। क्योंकि एक बार अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर, स्पीड, ये सब मिल गया ना, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पूछना होगा कि बताऊं क्या। क्योंकि v आने के बाद आप डिस्टेंस भी बता सकते हो, कितना चला, कौन चला, कहां चला, एक्सेलरेशन बता सकते हो, सब बता सकते हो। तो इसको देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखो कि हमने पॉइंट P को एनालाइज करा। तो पॉइंट P के पास अब दो वेलोसिटी होंगी, एक होगी आगे की तरफ जो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से आएगी, ये वाली वेलोसिटी। समझ में आई बात आपको? ये वाली वेलोसिटी। और एक जो टेंजेंशियली होगी इसकी, जो रोटेशनल मोशन की वजह से मिल रही होगी। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आज घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, तो इसलिए इसके पास दो वेलोसिटी होंगी, एक ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से और एक रोटेशनल मोशन की वजह से। वही लिखा भी है, पॉइंट P के पास दो वेलोसिटीज होंगी, पॉइंट P के पास दो वेलोसिटीज होंगी। समझ में आई बात आपको? एक होगी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, ड्यू टू रोटेशनल मोशन। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये वाली जो वेलोसिटी है वो यही है, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे बैठ के ये तो जीरो हो जाएगी, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है या नहीं? या टिपिकल लग रही है? टिपिकल लगेगी, घबराने वाली क्या बात है, टिपिकल लगेगी। लगे तो टेंशन क्यों ले रहे हो? दोबारा सुनो, पॉइंट P के बाद दो वेलोसिटीज होंगी, बॉडी घूम भी रही है और आगे भी चल रही है।
ठीक है, तो दो वेलोसिटी कौन सी है, एक घूमने की वजह से और एक आगे चलने की वजह से, क्योंकि पॉइंट साइमल्टेनियसली आगे भी चल रहा है और घूम भी रहा है। तो ये वाली तो कौन सी है, जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। अभी मार्क कर दूंगा मैं, आप टेंशन ना लो, रिलैक्स। बस ये समझ जाओ कि ये वाली किसकी वजह से है, रोटेशनल मोशन की वजह से है भैया। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और ये वाली कौन सी होती है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है भाई, ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, तो कौन है, सिर्फ और सिर्फ कौन है, सिर्फ और सिर्फ वी कॉम। और वी कॉम कितनी है, वी, तो उसके पास दो हो गई, एक तो ये वी वाली और एक ये आर ओमेगा। लिखा रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये हो गई आर ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, आर ओमेगा। और ये कौन हो गई, वी। समझे। तो देखो यहां पर, अब इसको देखो कि ये पहिया घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, तो इसके पास दो वेलोसिटी आएंगी। एक तो कौन सी, ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से, ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। कौन है ये, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से जो वेलोसिटी आई वो कह दो कि वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है जी। अब वही दो वेलोसिटी, एक कौन सी, सेंटर ऑफ मास वाली, कि वो जो हर पॉइंट को मिली हुई है, हर पॉइंट को, हर पॉइंट को, हर पॉइंट को, हर पॉइंट की जो आगे की तरफ स्पीड है वो कितनी है, v है। ठीक है, तो वो एक इस पॉइंट p को मिल गया। मैंने कोई जनरल पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये p इज एनी जनरल पॉइंट, p is any general point on body। तो अब इसके पास दो वेलोसिटी हैं भाई, कौन कौन सी, एक तो ये वाली, समझे, एक तो कौन सी, ये वाली वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, और ये वाली कौन सी है, जो आर ओमेगा, समझ रहे हो, जो सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन की वजह से आई है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इन दो वेलोसिटी का वेक्टर सम ही किसी पॉइंट की वेलोसिटी होती है। तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी या स्पीड ऑफ एनी पॉइंट ऑन रिजिड बॉडी, तो वो क्या है, वेक्टर सम है। वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन रिजिड बॉडी इन कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। तो ये लिखो और ये लिखो, इन दोनों का वेक्टर सम करो तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी विच इज डूइंग कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन। और अगर आप उसका स्पीड निकालना चाहते हो, उस पॉइंट की स्पीड निकालना चाहते हो, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो काम बन जाएगा। देखो यही तो कर रखा है, इन दोनों को अलग अलग करके दिखाया, इन दोनों को अलग अलग करके दिखाया कि यहां पे हर पॉइंट के पास, बाबा बड़ी मेहनत लगी है हर पॉइंट को अलग अलग करके दिखाने में। प्लीज आपसे बस इतना ही है कि इस वीडियो को देखो और उससे सीखो, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। कि मास्टर जो चाहिए था वो तो ले ही चुके, पहले पैसे ले चुके हो। ऐसा नहीं है यार, फील अलग होती है, हमारी फील अलग है आपको सिखाने की। आओ इधर देखो, तो हर पॉइंट के पास ये सेंटर ऑफ मास हुआ हमारा, कौन हुआ, सेंटर ऑफ मास। तो इस सेंटर ऑफ मास के पास जो वेलोसिटी है, ध्यान से सुनो, सेंटर ऑफ मास के पास जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट के पास है, ये वाली वेलोसिटी हर के पास है। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, वी 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 वी, हाँ या ना। और ये कौन सी, आर ओमेगा, आर ओमेगा, इसका रेडियस कितना है, आर। इसका रेडियस कितना है, आर है। तो आर ओमेगा हर पॉइंट के पास क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई आर ओमेगा, क्योंकि वी क्या होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं, देखते हैं उस पर क्या बात होती है। ये लिख लिया हमने एक पॉइंट, हाँ जी ये पॉइंट लिखा हमने। ये एक पॉइंट, अलग अलग पॉइंट कंसीडर करें।
ये है डी पॉइंट, एक इसको कंसीडर करा, एक हमने कंसीडर करा पॉइंट सी को। ये कोई जनरल पॉइंट है कि जनरल पॉइंट में क्या, कि ये एक कोई जनरल पॉइंट है पॉइंट पी, तो इसके पास दो वेलोसिटी हो गई, एक v और एक r ओमेगा। इन दो का रिजल्टेंट ही पॉइंट p की वेलोसिटी कही जाएगी। समझ में आई बात? आओ देखो इधर, तो हमने यहां पे कितने पॉइंट कंसीडर कर लिए, 4 पॉइंट कंसीडर करें मेन। एक हमने a को पकड़ा, एक हमने d को पकड़ा, c है हमारे पास, और एक कौन है b। सबसे पहले आप पॉइंट डी को देख लो, पी को तो आप देख ही चुके हो। एक तो इसके पास होगी ये वाली वेलोसिटी, किसकी वजह से? ड्यू टू सेंटर ऑफ मास। किसकी वजह से भाई? ये है ट्रांसलेटरी की वजह से। ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, लिख कैपिटल टी, बस समझ गया ना, ट्रांसलेटरी मोशन। और ये वाली किसकी वजह से? v इक्वल टू आर ओमेगा। ड्यू टू रोटेशनल मोशन। समझे? इन दोनों का कंबाइन करके ये आई नेट। नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी। तो इस डायरेक्शन में है ये नेट वेलोसिटी, इसकी इस डायरेक्शन में है। ए पॉइंट की बात करें तो इसके पास भी दो वेलोसिटी हैं, देखना जरा सा, ये रही v और इधर की तरफ कौन सी हो गई? आर ओमेगा। तो अगर v a नेट लिखने लग जाएं तो इधर की तरफ v माइनस आर ओमेगा, v माइनस आर ओमेगा, ये तो आई वी डी, ये क्या आई? वी डी। ये कौन है? वी ए। समझ रहे हो भैया? इंपॉर्टेंट है ये। अब b के लिए देखो, तो एक तो उसके पास कौन सी है? b के पास देखो कौन सी है, एक तो हो गई ये वाली, ये तो है ड्यू टू सेंटर ऑफ मास, और ये ड्यू टू रोटेशनल मोशन। कंबाइन आ गई ये वाली, ये है वी बी नेट। 90 डिग्री है दोनों के बीच में, 90 डिग्री है दोनों के बीच में, तो हमने डायरेक्ट क्या कर दिया? वेक्टर लॉ लगा दिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे कि नहीं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? सी पे जाके देखोगे तो सी के लिए वारे नहीं आ रहे हो रहे हैं, उसकी वी भी इधर है, उसकी आर ओमेगा भी इधर है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। ए पॉइंट पे क्या हो रही थी? माइनस। ए पॉइंट पे क्या हुआ? माइनस। सी पॉइंट के लिए क्या हो गया? प्लस। दोनों सेम डायरेक्शन में है। समझ में आया क्या? बोलो बाबा। तो किसी भी जनरल पॉइंट की अगर हमें वेलोसिटी लिखनी हो, क्या मैं इन दोनों से निकाल सकता हूं? बोलो। बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, कि यही तो है। ये कौन हो गया? v कॉम वेक्टर, जो पीछे भी पढ़ के आया था ना, किसी पॉइंट की वेलोसिटी दो के सम होती है, वी पी कॉम वेक्टर, v कॉम वेक्टर। तो ये कौन हो गई? अलग पेन से लिख दें क्या? v कॉम वेक्टर, और ये कौन है? vp कॉम वेक्टर। वीपी कॉम वेक्टर। समझ में आई बात? v कॉम वेक्टर और vp कॉम वेक्टर, इन दो का रिजल्टेंट। एक छोटी सी चीज समझ लो कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा से ज्यादा हुई, यहां पे ए पॉइंट पे देखो, अगर ये वाली v ग्रेटर देन आर ओमेगा हो गई, तो इसका मतलब आगे की तरफ ज्यादा चलेगा, घूमेगा कम। इफ v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, इफ v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, तो घसीट मारेगा कि नहीं? तो आगे चलेगा ज्यादा, घूमेगा कम। अगर v ग्रेटर देन आर ओमेगा है तो चला ज्यादा, घूमा कम।
तब भी प्योर रोटेशनल नहीं होगा, प्योर रोलिंग नहीं होगी, प्योर रोलिंग नहीं होगा। अगर आर ओमेगा ज्यादा हो जाए, वी कम हो जाए, तब भी यही होगा, प्योर रोलिंग नहीं होगी। मैं दोनों के एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ज्यादा है और आर ओमेगा कम है। जब आपने बहुत तेज गाड़ी जा रही थी और ब्रेक लगा दिए तो घूमने की स्पीड तो कम हो गई, लेकिन गाड़ी के पास लीनियर मोमेंटम इतना ज्यादा था कि वो आगे की तरफ चलती जा रही है, तो घसीट लग रही है कि नहीं लग रही है, हाँ या ना? तो जब गाड़ी बहुत स्पीड में है और आपने ब्रेक लगा दिए तो ब्रेक लग गए, गाड़ी के पहिए तो जाम हो गए, घूमना बंद हो गया, लेकिन आगे की तरफ चलना बंद नहीं हुआ। तो वो क्या है? देन फॉरवर्ड स्लिपिंग। पावर ब्रेक इज अप्लाइड ऑन हाई स्पीड। जब बहुत हाई स्पीड पे पावर ब्रेक लगाओ तब ऐसा होता है, फॉरवर्ड स्लिपिंग होती है इसमें। गाड़ी आगे की तरफ, पहिया आगे की तरफ स्लिप ज्यादा करेगा, स्लिप कर रहा है आगे की तरफ, रगड़ खाएगा। ये पहिया है ना, तो आगे की तरफ चलेगा तो स्लिप हो रहा है ना, फ्रिक्शन कहां लगेगी? इस पे, पीछे की तरफ। समझे कि नहीं समझे? आगे ज्यादा चल रहा है, घूम कम रहा है, फॉरवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, पावर ब्रेक जब लगा दो तब होता है ऐसा। और यहां पर देखो, इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कम हो जाए, घूमने की स्पीड ज्यादा हो जाए, ये कब होगा? ये तब होगा जब गाड़ी को आपने इनिशियल स्टार्ट दिया और आपने बहुत तेज घुमा दिया, बहुत तेज एक्सेलरेशन दे दिया, तो पहिया घूमा ज्यादा, उतनी आगे अभी स्पीड नहीं ले पाया। तो घूमा ज्यादा, घूम ज्यादा, चल कम, घूम ज्यादा रहा है और आगे चल कम रहा है। यहां पे आगे ज्यादा चल रहा है, घूम कम रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे ज्यादा चल रहा है, घूम कम रहा है, घूम ज्यादा रहा है, चल कम रहा है। बात समझ में आई क्या? तो ये दोनों ही केस तब हैं कि इन दोनों केस में प्योर रोलिंग नहीं है। प्योर रोलिंग कब कही जाएगी? प्योर रोलिंग इफ v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो उस केस में आप कह सकते हो कि हां प्योर रोलिंग है। जितना घूम रहा है उतना ही आगे चल रहा है। क्या बोले? जितना घूम रहा है उतना ही आगे चल रहा है, तो प्योर रोलिंग। वी कॉम इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी कॉम इज इक्वल टू आर ओमेगा। वी कॉम इज इक्वल टू आर ओमेगा। देखो इसको पॉज करके देखो आराम से। ठीक है भाई, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं ना आपको किसी भी एक पॉइंट की जनरल पॉइंट मान के उसकी स्पीड दिखाऊंगा, उसकी वेलोसिटी निकलवाऊंगा। देखना जरा जल्दी से। ये पहिया हमने बना रखा है, हमारा पहिया है, ऐसे करके ये जा रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ये दिखा रखी है ओमेगा, ये दिखा रखी है ओमेगा, ऐसे घूम रहा है ये। ठीक है, हमारा पहिया ऐसे घूम रहा है ओमेगा से। तो अगर ये प्योर रोलिंग का केस है, प्योर रोलिंग, सर्कमफेरेंस ऑफ अ रोलिंग बॉडी, और हमने क्या मान रखा है? प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग का मतलब ये है, प्योर रोलिंग, डिस्क्लेमर दे रहे हैं पहले कि भैया कैसा है प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग में मैंने अभी अभी बताया आपको कि प्योर रोलिंग अगर हो रहा है तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है वही आर ओमेगा के बराबर है। तो यहां पे देखो, ये V है और ये भी V ही कह दिया इसको, V इक्वल टू आर ओमेगा। अब ये सब इसलिए किया ताकि मैं आपको x में और y में नेट वेलोसिटी निकलवा पाऊं। इस v को रिजॉल्व करो। मैंने कोई भी पार्टिकल मान लिया p जनरल किसी थीटा पे, माना, बिल्कुल मैंने माना। अब इसको मैंने रिजॉल्व किया, v cos थीटा v sin थीटा, v cos थीटा v sin थीटा। तो x में नेट स्पीड क्या आ जाएगी? x में वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी? देखो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस अगर देखें
देखो पॉइंट P किसी t इक्वल टू 0 पे हमने मान लिया कि वो सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा है, रोलिंग बॉडी है। पॉज करके पढ़ लो आराम से। तो फिर हम लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P अलोंग x एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P अलोंग x एक्सिस। ठीक है, ये लिख रहे हैं हम। तो आगे की तरफ कितनी है v, पीछे की तरफ कितनी है v cos थीटा, तो कितना आ गया v माइनस v cos थीटा, दैट इज v इंटू 1 माइनस cos थीटा। फिर y की डायरेक्शन में क्या सिर्फ और सिर्फ v साइन थीटा है, y की डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या है v साइन थीटा। y की डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या है v साइन थीटा। अब ये दो आ गई, एक x एक्सिस के लॉन्ग एक y एक्सिस के लॉन्ग। तो क्या वेलोसिटी वेक्टर लिखना आसान है, vx i कैप प्लस vy j कैप? बोलो भाई, vx i कैप vy j कैप बिल्कुल आसान है। देखो vx i कैप vy j कैप। अगर अब आप देखो कि दोनों किस किस डायरेक्शन के लॉन्ग है, एक x एक्सिस के लॉन्ग है ऑब्वियसली और एक है y एक्सिस के लॉन्ग ऑब्वियसली। तो भैया अगर इन दोनों का आपको रिजल्टेंट निकालना हो vx vy, तो v नेट vp अगर नेट निकालनी हो तो क्या वो ऐसे निकाली जाएगी, इन दोनों का वेक्टर सम होगा? बोलो v नेट। और v नेट कैसे लिखी जाती है, v नेट इज इक्वल टू अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। समझे बात को? वही तो मैंने यहां पर भी किया है, ये x के लॉन्ग ये y के लॉन्ग, बोलो उन दोनों का क्या कर दिया, स्क्वायर करके अंडर रूट। बाबा बेसिक है इसलिए मैं थोड़ा सा लिख लाया आपके लिए। मैं सॉल्व कर देता हूं, मैं सॉल्व कर देता हूं। तो वीपी नेट निकालने के लिए जो कि क्या है स्पीड, देखो समझ में तो ज्यादा इसी से आता है, ऐसे लिख के वी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वी साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको ऐसे सॉल्व करना है तो यहां पे क्या, तो अगला स्टेप क्या होगा, वी स्क्वायर, इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, वी स्क्वायर मैं मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, और एक ये वाला आ गया वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको और इसको देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर, एक वी स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे इस वाले को और इस वाले को, तो वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या वी स्क्वायर ही बनेगा और एक वी स्क्वायर ऑलरेडी बैठा है यहाँ पे, तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको अगर वो हाफ एंगल फॉर्मूले याद हो तो इसको क्या लिख दूं मैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया मैंने ये। तो जैसे मैं उसको यहां रखूंगा तो ये क्या बच जाएगा 2v स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट, तो फाइनली बाहर निकल के क्या आएगा 2v साइन थीटा बाई 2, और थीटा ओमेगा टी है, थीटा जितना, थीटा क्या ओमेगा टी, तो 2v साइन ओमेगा टी बाई 2, और v कौन है आर ओमेगा, v कौन है आर ओमेगा, तो यही तो कर रखा है। ध्यान से देखो 2v साइन थीटा बाई 2 आया, आया 2v साइन ओमेगा टी बाई 2 और v को क्या पुट कर दिया आर ओमेगा, ये v ही तो है। तो ये आ गई स्पीड, स्पीड आ गई, क्या आ गई स्पीड 2r ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई 2। तो ये है स्पीड किसी भी पॉइंट पे, vp का मैग्नीट्यूड, vp का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन लिखनी हो यहां से लिख दो, vp का मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड। समझा गया? इतनी बात समझ में आई? ध्यान से देखो, आराम से देखो कि यहां पे दो डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी लिख दी थी, एक्स में और वाई में, उनको हमने सॉल्व किया, 2v साइन ओमेगा टी बाई 2 आया, ये स्पीड है, क्या है स्पीड,
2r ओमेगा sin ओमेगा t/2। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। यहां पे बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बाबा। हेलो हेलो। ठीक है बाबा। तो अगर आप चाहो कि मैं इसका डिस्टेंस निकालूं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पे। देखना, तो जो ये एक पॉइंट की वेलोसिटी स्पीड आ गई कि नहीं आ गई किसी भी टाइम टी पे, जो कि कितनी आई, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट पी कितनी आई, कितनी आई बोलो, 2r ओमेगा साइन ओमेगा t/2। अगर ऐसा हद हद टफ सवाल अगर वो पूछ ही ले, हद टफ सवाल कि मुझे ये निकलवा दो, ये कितना है, ये पाथ का कितना है, ये स्टैंडर्ड सवाल है ये, जिसका रिजल्ट हम लोग याद रखवा देते हैं कि भैया ये रिजल्ट याद रख लेना। इस डॉटेड लाइन के पाथ को हम क्या कहते हैं, साइक्लॉइड कहते हैं। ये बात तुम्हारी हो ही गई। लेकिन अगर इसके पाथ की पूरी बात हो कि ये कितना है, तो हम क्या करते हैं, चाहे तो यहां से देख लो कि ये यहां से चला, यहां गया और फिर ये पॉइंट यहां से लेके यहां तक गया, ठीक है। और चाहे आप यहां से देख लो कि ये पॉइंट यहां से लेके यहां तक गया। इस वाले पॉइंट को अगर आप देखोगे, यहां से चला ये पॉइंट, ये चला ये चला ये चला, फिर यहां आ गया, तो ये दोनों ये साइक्लॉइड है। क्या है, साइक्लॉइड। तो ये टोटल सॉल्व करके कितना आता है, 8r आता है। कितना आता है, 8r। और इसको सॉल्व कैसे करें, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, इसका प्रूफ देखना चाहें, तो आपको क्या करना होगा, तो v इज इक्वल टू ds/dt। तो ds क्या हो जाएगा, यहां से आप ds को क्या लिख सकते हो, स्पीड की बात हो रही है, कौन है, स्पीड, तभी तो डिस्टेंस आएगा। तो ds इज इक्वल टू v dt। तो v कितना है, 2r ओमेगा साइन ओमेगा t/2, साइन ओमेगा t/2। और साथ में क्या लिख दो, dt। तो ये क्या देगा आपको, ds, छोटा सा dt टाइम में चलने वाला ds। तो अगर आप टोटल डिस्टेंस चाहते हो निकालना, टोटल डिस्टेंस ही चाहते हो, तो आप क्या करो, इंटीग्रेट करो इसको, ds को भी इंटीग्रेट करो, इसको भी इंटीग्रेट करो। अब इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करो, एक चक्कर घूमने में कितना टाइम लगेगा, एक चक्कर घूमने में कितना टाइम लगेगा, बताता हूं, 0 से लेकर 2π/ओमेगा। देखो टाइम पीरियड के साथ क्या रिश्ता होता है, टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा। ये बात हमने कहां देखी थी, सर्कुलर मोशन में देखी थी, 2π/ओमेगा। तो इसकी लिमिट जाएगी 0 से लेकर 2π/ओमेगा तक। और यहां पे क्या है, 2r ओमेगा साइन ओमेगा, कॉट नहीं है ये, ओमेगा t/2, और साथ में क्या आएगा, dt। समझे। तो इसको सॉल्व करके कितना आता है, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, यहां से इसको सॉल्व करके 8r आता है। समझ में आई बात आपको, कितना आता है इसको सॉल्व करके, 8r। तो ये प्रूफ है इसका। पॉज करके देखो इसको, कुछ ना समझ में आए तो पूछो। आगे जो डिस्कस करना है अभी, काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करना है। किसको डिस्कस करना है यार, काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है।
तो ये बात याद रहे कि स्पीड कितनी आई थी 2r ओमेगा sin ओमेगा t/2। कैसे निकाली, दो एक्सिस के अलोंग कर ली बात, बढ़िया। डिस्टेंस कैसे निकाला, उस v को इंटीग्रेट कर दो टाइम के साथ, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। तो 8r आता है, 8r याद रहना चाहिए, 8r याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, नेक्स्ट बात करो काइनेटिक एनर्जी। अब यार बॉडी घूम भी रही है और चल भी रही है, क्या बोला, बॉडी घूम भी रही है और चल भी रही है। बॉडी अगर घूम रही है तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ घूम रही है, और सिर्फ चल रही है तो उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो बॉडी एक प्योर रोलिंग में या कंबाइंड रोटेशनल ट्रांसलेटरी मोशन में अगर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वहां पे दो काइनेटिक एनर्जी होती है, एक होती है रोटेशनल की वजह से और एक होती है ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन वाली कौन सी है, हाफ mv², और कल तुमको बताई थी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो कौन सी थी, हाफ i ओमेगा²। तो देखो यही सब बातें मैं यहां तुम्हारे लिए लिख के लाया हूं, जल्दी से देखो। अब बॉडी के बाद दो काइनेटिक एनर्जी होंगी, कौन सी, गोल घूमने की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आगे चलने की वजह से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बढ़िया। तो ये बॉडी घूम भी रही है और चल भी रही है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, जो नेट काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे उसके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, उसके अंदर कौन आएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड हो सकती है। बताया ट्रांसलेशनल क्या है, हाफ mv², अभी बताया, और रोटेशनल कौन सी है, हाफ i ओमेगा²। इन दोनों को ऐड कर दिया। अब क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं mk² रख सकता हूं, हो सकता है ये सिलेंडर हो सकता हो ये स्फेयर हो सकता हो ये रिंग हो, डिस्क हो, कोई भी रोलिंग बॉडी हो सकती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अलग अलग केस में अलग अलग आ सकता है। तो क्या मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंपल mk² लिख के बात कर सकता हूं। ये है रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म्स में आने वाले रिजल्ट्स। बात समझ में आई कि नहीं आई यार। तो हम जनरल केस सॉल्व करेंगे, देखना जरा सा। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या है, v को पुट किया गया है r ओमेगा। उधर अभी भी i ही लिखा है, ये ट्रांसलेशनल है। ये क्या है, ट्रांसलेशनल। हाफ mv² में v को क्या पुट कर दिया, r ओमेगा पुट कर दिया। हाफ mv², हाफ i ओमेगा², v को क्या पुट कर दो, r ओमेगा, v को क्या पुट कर दो, r ओमेगा। इसी को पुट किया है, 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 v इज इक्वल टू r ओमेगा। समझ में आई बात। रोलिंग बॉडी की बात चल रही है, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग में बात चल रही है, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग। तो हाफ mr² ओमेगा² प्लस हाफ i ओमेगा², हाफ को भी कॉमन ले लो, ओमेगा² को भी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या रह जाएगा, mr² प्लस i। अंदर क्या रह जाएगा, mr² प्लस i रह जाएगा सिर्फ। तो अब क्या करूं, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ये पुट कर दिया, ठीक है भाई। mk², के कौन है, गाय रेडियस, के कौन है, गाय रेडियस। तो i को mk² पुट किया, mr² यहां ऑलरेडी था, यहां पे क्या पुट कर दिया, mk²। तो मैं अगर mr² को बाहर कॉमन लूंगा तो क्या ये 1 प्लस k² ही नहीं बचेगा क्या। देख लो भैया, देख लो भैया, प्यार से देख लो, प्यार से देख लो भैया, कोई जल्दबाजी नहीं है। mr² कॉमन लेंगे तो क्या ये बच जाएगा। तो अब ध्यान से देख लो कि हाफ mr² ओमेगा² बाहर है और अंदर कौन है, 1 प्लस k²/r², 1 प्लस k²/r², 1 प्लस k²/r²। तो अब r ओमेगा को वापस से v पुट कर दो। v क्या है, r ओमेगा, v क्या है, r ओमेगा, v क्या है, r ओमेगा। तो हाफ mv², सर ये तो वही ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, बिल्कुल वही आ गई। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंटू 1 प्लस k²/r², यही तो है टोटल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया। तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल जो आती है वो ये है, देखना भाई, के ई टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंटू 1 प्लस k²/r², 1 प्लस k²/r²। बात समझ में आई। अब ये तो आ गई टोटल, ट्रांसलेशनल आपको पता है, रोटेशनल आपको पता है। समझ में आ रही बात। अगर मैं यहां पर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 से मल्टीप्लाई होने पे क्या मिल जाएगी, ट्रांसलेशनल, और इससे मल्टीप्लाई होने पे क्या मिल जाएगी, रोटेशनल। अब
अगर आपको रेशियो पूछ लिया जाए, कई बार ऐसी बकवास करता है वो, काइनेटिक एनर्जी टोटल, रेशियो निकालते हैं, रेशियोज। रेशियो कैसे निकालता है? काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। फिर कभी कभी क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी टोटल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो ये क्या है? ये तो लिखी है, तो ट्रांसलेशनल ये क्या आ जाएगा? 1+k² बाय आर स्क्वायर, 1+k² बाय आर स्क्वायर। और ये कितनी होती है? 1+k² बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय k² बाय आर स्क्वायर। समझ में आ रही बात आपको? और क्या लिख सकते हैं इसको? r² बाय k² प्लस 1। ये टोटल की है रोटेशनल के रेस्पेक्ट में। और कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो ये क्या होगा? ट्रांसलेशनल कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने कहा था ना, हाफ एम वी स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रांसलेशनल और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रोटेशनल। तो अब क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं अब? इन दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं। तो ट्रांसलेशनल तो है ही हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1 डिवाइडेड बाय k² बाय आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू r² बाय k²। जिस भी बॉडी के लिए पूछे बता दो, जिस भी बॉडी के लिए पूछे बता दो। तो ये रेशियोज क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये वाला। और इंपॉर्टेंट क्या, आपको तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर तो कुछ भी पूछ ले वो, चाहे रोटेशनल डिवाइड बाय ट्रांसलेशनल पूछ ले तो वो उल्टा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है काइनेटिक एनर्जीज के रेशियोज। ठीक है भाई लोग, पॉज करके आराम से देखो इसको, तसल्ली से देखो, इस वाले रिजल्ट को देखो तसल्ली से, फिर आगे जो मैंने रेशियोज बताए इसको देखो। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। क्या पढ़ना है? छोटी छोटी सी दो हेडिंग है, इनको पढ़ लेते हैं। रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो ऐसी एक बॉडी है, मतलब वेज है ये, और एक है हमारी रोलिंग बॉडी, एक है हमारी रोलिंग बॉडी। ये कुछ भी हो सकती है, डिस्क हो सकती है, स्फेयर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और वेज आज कैसा है? रफ है। वेज आज कैसा है? रफ है, थीटा। और यहां पे हमें क्या मानना है? म्यू मानना है। रफ है, कैसा है? रफ। तभी तो रोल करेगी। अगर म्यू 0 होगा वो टोटल ऐसे के ऐसे ही स्लाइड होके 0 आ जाएगी, मतलब ऐसे ऐसे स्लाइड होके आ जाएगी। लेकिन अभी क्या होगा? अगर रफ है तो बॉडी घूम घूम के नीचे आएगी। इस पॉइंट को नोट करना, अगर म्यू 0 है तो क्या होगा? स्लाइडिंग मोशन, घूमेगी नहीं। अगर म्यू 0 है तो कैसा होगा? स्लाइडिंग। और अगर म्यू 0 नहीं है तो क्या होगा? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटरी, रोलिंग मोशन होगा। मैं इन शॉर्ट क्या लिख देता हूं? रोलिंग मोशन। मतलब ये बॉडी अब घूम के नीचे आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बॉडी क्या होगा? घूम के नीचे आएगी, रोलिंग मोशन। ध्यान से सुनना, म्यू अगर 0 नहीं है तो। ठीक है भाई। और इस केस में एक्सेलरेशन क्या होता?
ऊपर वाले केस में, अरे भैया, ऊपर वाले केस में जो एक्सेलरेशन है वो कितना होता है, a इक्वल टू, इस वाले केस में एक्सेलरेशन कितना होगा, g साइन थीटा। इस केस में एक्सेलरेशन इतना होगा। लेकिन अगर बात करें, अगर हम बात करें अगर हम बात करें रोलिंग मोशन की, तब a इक्वल टू जी साइन थीटा नहीं होगा, तब a इक्वल टू जी साइन थीटा नहीं होगा। समझ में आई बात? ये किसके लिए, ऊपर वाले के लिए। इस वाले के लिए a क्या होगा, निकालना पड़ेगा, उसी के लिए हम यहां पे मिले हैं। अब ध्यान से सुनना, इस वाले पॉइंट पे नीचे वाले को देखो, नीचे वाले पॉइंट को देखो, और एक इसको देखो, इस वाले पॉइंट पे क्या एक mg साइन थीटा तो इधर की तरफ लग रही होगी फोर्स। बाबा ये थोड़ा सा दिमाग वाली बातें हैं। कितना लग रहा होगा नीचे, mg साइन थीटा। और पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। ठीक है, और इसका ये क्या है, रेडियस r है। m मास रेडियस r, कोई भी जनरल बॉडी हमने मान ली, m मास है और रेडियस r है, m मास रेडियस r। ये जो फ्रिक्शन है ये कैसी होगी, अगर प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग के केस में जो फ्रिक्शन होती है ना यार, वो स्टैटिक होती है। प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन स्टैटिक होती है। यहां पे लिखनी है मुझे एक बात, कि इस वाले केस में जो फ्रिक्शन है ना, कुछ मिट गया क्या, इस वाले केस में फ्रिक्शन कैसी है, स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन। और इन दो केस में, इन दो केस में, इसमें और इसमें, जब v r ओमेगा के इक्वल नहीं है, इफ v इज नॉट इक्वल टू r ओमेगा, तो फ्रिक्शन तो तब भी आएगी। अब यहां पे कैसी फ्रिक्शन आएगी, काइनेटिक। ये कैसी है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यही बात मैं आपको वहां समझा रहा हूं कि अभी रोलिंग चल रही है, रोलिंग, तो फ्रिक्शन कैसी है, स्टैटिक है। अब ध्यान दो एक बात पे, मैंने आपको कितनी बातें बताई थी, मैंने आपको पहली इक्वेशन लिखनी सिखाई एनएलएम से, तो एनएलएम की हेल्प से पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, और इस कोई तो एक्सेलरेशन इसका आएगा ही नीचे, ये बॉडी किसी एक्सेलरेशन से तो नीचे आ ही रही होगी, भले ही आज जी साइन थीटा से ना आए, तो ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, फॉरवर्ड फोर्स एनएलएम से mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू ए, इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है भैया, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, एनएलएम की हेल्प से बनने वाली इक्वेशन। ध्यान से देख लो, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कैसी, स्टैटिक। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई विद द हेल्प ऑफ एनएलएम। दूसरी इक्वेशन टॉर्क के हेल्प से लिखो, ये तो कहां से आई, एनएलएम बाय एनएलएम बाय टॉर्क। ये तो आर है, तो एफ आर, इसकी फ्रिक्शन की टॉर्क लिखेंगे, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। mg साइन थीटा की टॉर्क तो 0, तो कितनी आएगी, एफ इंटू आर, और ये किसकी इक्वल होनी चाहिए,
आई अल्फा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आई है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मान लो आई है। भैया ये थोड़ा सा दिमाग वाली चीजें हैं, ध्यान से सुनना। एफ आर इक्वल टू आई अल्फा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आप यहां से लिख पाओगे क्या? यहां से आप फ्रिक्शन की वैल्यू लिख पाओगे क्या? लिखनी ही पड़ेगी, लिखनी ही पड़ेगी। यहां से फ्रिक्शन किसके इक्वल आ गया? फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ एस, एफ एस इज इक्वल टू आई अल्फा डिवाइडेड बाय आर, आई अल्फा डिवाइडेड बाय आर। और एक और बात समझो, जो एक्सेलरेशन है क्या वो AT होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और वो क्या आर अल्फा के बराबर होगा। सर मेरी कुछ समझ में नहीं आया। एक्सेलरेशन ए जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और वो किसके इक्वल होना चाहिए? आर अल्फा। तो अल्फा क्या हो गया? ए बाय आर। तो फ्रिक्शन की वजह से यहां पे क्या आ गया? आई बाय अल्फा को क्या लिख दूं? ए बाय आर। तो ये क्या हो गया? आई ए बाय आर स्क्वायर। तो ये आ गई फ्रिक्शन। अब ये पहली इक्वेशन जो थी यहां पे, एक ये वाली, इसको पकड़ो और एक पकड़ो इसको, समझे? इन दोनों को यूज करके देखना क्या हो रहा है। एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन की जगह क्या लिख दूं? आई ए बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। देखना जरा सा कुछ रिजल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस आई ए बाय आर स्क्वायर। तो यहां से एक्सेलरेशन जब आप कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? एम प्लस आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये क्या आ गया? एम जी साइन थीटा। तो ये क्या आ गया? एम अगर मैं बाहर कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा? ए, एम भी बाहर कॉमन ले लो क्योंकि कट मार सकते हैं इसको। आई को क्या मैं एम के स्क्वायर पुट कर दूं? ऐसा सुन लो, ए एम, और इसको क्या लिख दो? एम के स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी होगा उसको मैंने एम के स्क्वायर से इक्वेट कर दिया। समझ में आई बात? क्या पुट कर दिया आई को? एम के स्क्वायर, और के कौन है? गाय रेडियस है। तो एम कॉमन लो, उधर से एम कॉमन आएगा, इधर से एम कॉमन आएगा, तो क्या कैंसिल हो जाएगा? तो ये क्या है? जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन। ये आया एक्सेलरेशन आज, ना कि जी साइन थीटा। जी साइन थीटा कब? अगर अगर बच्चे बोलते हैं कि जी साइन थीटा होना चाहिए, नोट है भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट। इफ म्यू इज इक्वल टू 0 देन ओनली एक्सेलरेशन इक्वल टू जी साइन थीटा। अगर बॉडी रोल करते हुए नीचे आ रही तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा नहीं हो सकता। ये है फॉर रोलिंग बॉडी। और ये कब है? फॉर स्लाइडिंग बॉडी, देन ओनली दिस फॉर स्लाइडिंग बॉडी। बात समझ में आ गई क्या? समझ में आई बात? ठीक है भाई। तो ये थी एक्सेलरेशन का डिस्क्रिप्शन। अब आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है फॉर स्फेयर, फॉर एक्सेलरेशन ऑफ स्फेयर। अगर स्फेयर होता तो कितना आएगा? अगर रिंग होगी तो कितना आएगा? अगर डिस्क होती
तो कितना आएगा ए। अगर वो सॉलिड सिलेंडर होता तो कितना आता। बेसिक बेसिक सी बात है। स्फेयर के केस में मुझे तो ये पता है कि जी साइन थीटा, एक मैं करके दिखा देता हूं, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + k² बाय r²। मास्टर तू बहुत तेज जा रहा है, देख रहा हूं मैं। बाबा थोड़ा सा टाइम की कंस्ट्रेंट है, प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, k कितना होता है स्फेयर के लिए, √, स्फेयर है सॉलिड, इसको यहाँ पे हॉलो लिख दे। सॉलिड, सॉलिड स्फेयर। तो √2/5r, बस ये पुट कर दें यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यार, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 2/5r²। r² नीचे भी है, उड़ जाएगा, तो ये कितना आ गया, कितना आ गया भाई, 5/7 जी साइन थीटा। ठीक है, इसके लिए बताना है, इसके लिए बताना है, इसके लिए बताना है। समझ में आ रहा है कुछ, बढ़िया। ठीक है बाबा, चलो एक और चीज अगर डिस्कस कर लें, कर ही लेते हैं, टॉपलिंग। टॉपलिंग पता किसे कहते हैं, टॉपलिंग पता किसे कहते हैं, देख ये बॉटल है, अगर मैं इसको ऐसे स्लाइड करूंगा, देखिए ऐसे खिसक जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये, अगर मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाऊं, देखिए गिर जाएगी। तो इसे कहते हैं टॉपल कर जाना। अगर यहाँ पे फोर्स लगाई तो ये स्लाइड कर रही है आगे की तरफ, समझ रहा है। और अगर मैं इसके ऊपर यहाँ फोर्स लगाऊं तो गिर गई, तो इसे कहते हैं टॉपल कर जाना। इसे क्या कहते हैं, टॉपल कर जाना। टॉपल कर जाना मतलब किसी एक एंड पॉइंट के अक्रॉस जो जमीन से टच हुआ उसके अबाउट घूम जाना। ध्यान से सुन, मैं क्या बकवास कर रहा हूं, ध्यान से सुन। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी लाइन थिकनेस को बढ़ा देते हैं और इसको उठा के ले आते हैं इधर। ठीक है भाई, अब ये बैठा हुआ है, अब हमने इसके ऊपर फोर्स लगानी शुरू कर दी, इसको हमने खींचना शुरू कर दिया, हमने इसको खींचा। समझना मेरी बात को, आपने इसके ऊपर जब फोर्स लगाई तो ये क्या कर सकता है, इस वाले एंड पॉइंट के क्रॉस ये टॉपल कर सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि इस पॉइंट के अबाउट ये वाला मोशन कर जाए। तो ऐसा मोशन कब करेगा, और जब करेगा हम उसको क्या कह देते हैं, टॉपलिंग। मान लेते हैं ये एफ फोर्स लगा दी, इस पे क्या लगा दी, एफ फोर्स लगा दी। ऐसा भी हो सकता है खिंच जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि टॉपल कर जाए। तो इसको समझो कब क्या होगा। हाँ जी, एक तो इसके पास एक पॉइंट है ये, जिसके ऊपर इसके ऊपर फोर्स लग रही है नीचे mg। आप एक काम करो, इसको क्या मान लो आप a, और इसको मान लो आप साइड b। ठीक है, तो ये कहां लग रहा होगा, a/2 पे। ये कितना होगा, a/2। और ये फोर्स आपने लगाई है, मान लो जमीन से h ऊपर, जमीन से h ऊपर आपने लगा दी। इस पॉइंट को बोलो O, इस पॉइंट को बोलो O। एक बात सुनो, ये mg ही है जो, देखो जब इस ऑब्जेक्ट को, अब समझने वाली बात है, ये जो F फोर्स है ये इसको ऐसे रोटेट करवाना चाह रही है, हाँ या ना। कैसे रोटेट करवाना चाह रही है, ऐसे। mg का जो टॉर्क है वो क्या करवाना चाह रहा है,
mg का जो टॉर्क है वो इसको इधर की तरफ लाना चाहता है। मतलब मैं इसको दोबारा बनाता हूं, कॉपी कर लेते हैं। आओ भाई इधर आओ। मान लो ये ओ पॉइंट के अबाउट ऐसा हो गया। ध्यान से सुनना, अब मजेदार खेल है। mg तो आज भी सेंटर पे ही लग रहा है और नीचे की तरफ ही लगेगा, हाँ या ना। mg इसको कब तक बचा सकता है? जब तक ये टिल्ट होते होते ये mg, ये जो mg है ना, ये टिल्ट होते होते, जब ये जितना ज्यादा टिल्ट होगा उतना ये उधर जाता चला जाएगा। अरे हाँ या ना बाबा, समझ रहा है तू मेरी बात? तो ये जो mg है ना, ये ज्यादा से ज्यादा इतनी टॉर्क जनरेट कर सकता है, ये इसकी मैक्सिमम टॉर्क है। और आप अगर h हाइट ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो तो ये टॉपल करेगा या नहीं, ये बात हम टॉर्क बैलेंस करके लिख पाएंगे। क्या बैलेंस करके लिख पाएंगे? टॉर्क बैलेंस करके। क्योंकि एक जो घुमाना चाहता है उसको घुमाना चाहता है इधर, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ ड्यू टू एफ इज इक्वल टू एफ एच, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये इसको कैसे घुमाना चाहता है? ऐसे। तो ये टॉर्क कहां आई? अंदर की तरफ। इसकी टॉर्क कहां है? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब कांटे पे गोला। और टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ ड्यू टू एम जी, वो कितनी आएगी? एम जी इंटू ए बाई टू। एम जी इंटू ए बाई टू है ना, हाँ ए बाई टू। और ये कहां आएगी? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये कहां आएगी? बाहर की तरफ। समझ में आ रही बात? तो ये दो टॉर्क हैं जो इसको घुमाना चाहती हैं। एक इसको घुमाना चाहती है उधर, मतलब ऐसे, और एक घुमाना चाहती है इधर। तो टॉपल करेगा या नहीं करेगा? कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग, कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग मतलब ये लुढ़के ना। कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग, कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग में क्या है कि टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ ड्यू टू एफ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ ड्यू टू एम जी। समझ में आ रही बात, हाँ या ना? हाँ जी। तो कितनी है? एफ इंटू एच मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एम जी इंटू ए बाई टू। ये है कंडीशन, कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग। और क्रिटिकल केस की बात करें तो एफ इंटू एच क्रिटिकल केस ये है। समझ में आई बात? तो अगर एफ फिक्स कर दो, एफ फिक्स कर दो, अगर आप एफ को फिक्स कर देते हो, एफ इज फिक्स्ड, इफ एफ इज फिक्स्ड, तो एच क्या आ गई? एम जी इंटू ए बाई टू डिवाइडेड बाई एफ। तो ये वो है मैक्सिमम कितनी ऊपर आप फोर्स लगा सकते हो। ये एच मैक्स है फॉर नो टॉपलिंग, एच मैक्स फॉर नो टॉपलिंग। मैक्सिमम, मैक्सिमम एच। समझ में आई बात? ये एम मास की है और ये कितना है? ए। तब की बात है ये, ठीक है।
तो ये था भैया हमारा कुछ ताम झाम रोटेशनल मोशन से रिलेटेड। इसी के साथ रोटेशनल मोशन खत्म होता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑलराइटी देन, सी यू सून, बो बॉय, एंजॉय।